हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 2। इस सीरीज़ के पार्ट 1 में हमने जाना था कि नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, उसके ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन क्या होते हैं, पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी क्या होता है, रेवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन कैसे की जाती है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप एक बार उसको देख लें ताकि आपको कंटिन्यूटी में ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो आइए अब हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी क्या होते हैं। नेशनल इमरजेंसी की कंसिक्वेंसेस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है: इफेक्ट ऑन सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, एंड इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले हम जानेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे होते हैं ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंटर और स्टेट के रिलेशंस बेसिकली चेंज हो जाते हैं और इन चेंजेस को हम पढ़ सकते हैं तीन हेड्स में: एग्जीक्यूटिव चेंजेस, लेजिस्लेटिव चेंजेस एंड फाइनेंशियल चेंजेस। सबसे पहले हम जानेंगे एग्जीक्यूटिव चेंजेस क्या होते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स एक्सटेंड हो जाती हैं और वो डायरेक्शंस दे सकती है किसी भी स्टेट को किसी भी मैटर पर। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल टाइम्स में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस दे सकती है ओनली ऑन स्पेसिफाइड मैटर्स, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान किसी भी मैटर पर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ नेशनल इमरजेंसी के दौरान स्टेट गवर्नमेंट्स कंप्लीट कंट्रोल में होती है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाउएवर स्टेट गवर्नमेंट को इस पीरियड के दौरान सस्पेंड नहीं किया जाता है। आइए अब जानते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस कैसे रहते हैं। नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बनाने के लिए एम्पावर्ड होती है, इंक्लूडिंग दोज जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड हैं। यहाँ पे एक बात जान लें कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स सस्पेंडेड नहीं होती हैं। बस इम्पैक्ट ये होता है कि पार्लियामेंट की पावर स्टेट लेजिस्लेचर की पावर को ओवरराइड कर जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स जो सेंटर और स्टेट के बीच में होता है वो सस्पेंड हो जाता है, लेकिन एज सच स्टेट लेजिस्लेचर एज अ बॉडी इज नॉट सस्पेंडेड। इसका मतलब ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकम्स यूनिटरी एट दिस टाइम्स, फेडरल नहीं रहता है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर पार्लियामेंट जो लॉज बनाती है वो इन ऑपरेशन रहते हैं टिल 6 months आफ्टर द इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट। आइए अब जानते हैं फाइनेंशियल रिलेशंस क्या रहते हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के इमरजेंसी के दौरान। नेशनल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट चाहें तो रिड्यूस भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंसेस फ्रॉम सेंटर टू द स्टेट्स। और ऐसी कोई भी फाइनेंशियल मॉडिफिकेशन उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक रहती है जिस फाइनेंशियल ईयर में इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट हुई। यहाँ पे ये डिफरेंस नोट कर लें कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है ऑन द स्टेट सब्जेक्ट वो एग्जिस्ट करते हैं टिल 6 months ओनली आफ्टर द इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट, और वहीं जो फाइनेंशियल मॉडिफिकेशंस की जाती हैं वो उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक रहती हैं जिस फाइनेंशियल ईयर में इमरजेंसी सीज कर जाती है। आइए अब जानेंगे हम नेशनल इमरजेंसी के क्या इम्पैक्ट होते हैं ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड लाइफ ऑफ स्टेट असेंबलीज। नेशनल इमरजेंसी के दौरान लोकसभा की जो लाइफ होती है 5 years की उसको एक्सटेंड किया जा सकता है बियॉन्ड द नॉर्मल टर्म, और ऐसा किया जा सकता है फॉर 1 year एट अ टाइम। बट कितनी बार किया जा सकता है इसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे ये फैक्ट समझ लें कि लाइफ ऑफ लोकसभा या असेंबली 1 साल से ज़्यादा नहीं एक्सटेंड हो सकती है अगर इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट कर जाए। फॉर एग्जांपल फिफ्थ लोकसभा 1971 टू 77 तक रही थी और इसकी लाइफ 2 बार एक्सटेंड की गई थी 1 year एट अ टाइम। आइए अब जानते हैं नेशनल इमरजेंसी के क्या इम्पैक्ट होते हैं फंडामेंटल राइट्स पर। आर्टिकल 358 और 359 बताते हैं इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 358 डील करता है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19, यानी कि आर्टिकल 19 में जो हमें फंडामेंटल राइट्स गारंटी किए गए हैं उनको डील करता है आर्टिकल 358 इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी।
और आर्टिकल 359 डील करता है सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। आइए अब जानते हैं आर्टिकल 358 के बारे में, वो क्या बोलता है रिगार्डिंग ऑटोमेटिक सस्पेंशन एंड ऑटोमेटिक रिवाइवल। आर्टिकल 358 बोलता है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो 6 फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 दिए गए हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं और कोई सेपरेट ऑर्डर इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है। और ऐसे ही जब नेशनल इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट कर जाती है तब आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाता है। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 358 के स्कोप में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी। वो रेस्ट्रिक्शंस आज भी एप्लीकेबल हैं और वो बोलती हैं कि जो 6 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 में सस्पेंड किए जाते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, वो तभी किए जा सकते हैं जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन। बट अगर वो आर्म्ड रिबेलियन की कॉज पे की गई है तब इन 6 फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। 44th अमेंडमेंट एक्ट दूसरी बात इस रिगार्डिंग ये बोलता है कि जो भी लॉज इस इमरजेंसी से रिलेटेड जो बनाए जाते हैं वो प्रोटेक्टेड हैं फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड, बट बाकी सारे अदर लॉज जो हैं वो चैलेंज किए जा सकते हैं। आइए अब जानते हैं आर्टिकल 359 के बारे में। आर्टिकल 359 ऑथोराइज करता है प्रेसिडेंट को कि वो सस्पेंड कर सकते हैं राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी कोई भी इंसान कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इस बात को ध्यान से समझिए क्योंकि आर्टिकल 359 में फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं हुए हैं, सिर्फ उनका एनफोर्समेंट सस्पेंड होता है। जबकि आर्टिकल 358 में आर्टिकल 19 के सारे राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाते हैं। तो थ्योरेटिकली तो राइट्स अलाइव होते हैं आर्टिकल 359 के हिसाब से, बट राइट टू सीक रेमेडी इन कोर्ट इज सस्पेंडेड। और ये सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट उन्हीं आर्टिकल्स की होगी, उन्हीं फंडामेंटल राइट्स की होगी जो कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में पर्टिकुलरली स्पेसिफाई किए जाएंगे। जबकि आर्टिकल 19 के जो राइट्स आर्टिकल 358 में बोले गए थे वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, उनके लिए कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नहीं चाहिए होता है। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 359 के स्कोप को भी लिमिट किया था और उसमें कहा गया है कि ये जो सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 पर अप्लाई नहीं करेगा। यानी कि आर्टिकल 20 जो है द राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस और आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इनके एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट का दरवाज़ा नेशनल इमरजेंसी में भी खटखटाया जा सकता है। आइए अब ब्रीफ में देख लेते हैं क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। आर्टिकल 358 केवल डील करता है आर्टिकल 19 में दिए गए फंडामेंटल राइट से ही, और आर्टिकल 359 सभी फंडामेंटल राइट से डील करता है जिनका एनफोर्समेंट सस्पेंड किया जा सकता है थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। आर्टिकल 358 में ऑटोमेटिक सस्पेंशन की बात की गई है, जबकि आर्टिकल 359 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ही मेंशन करता है कि कौन से राइट सस्पेंड होंगे और कौन से नहीं। थर्ड डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 358 ऑपरेट करता है ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी में आर्टिकल 358 ऑपरेट नहीं करता है, जबकि आर्टिकल 359 दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल इमरजेंसी में काम करता है। आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 के राइट्स को सस्पेंड करता है फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी, जबकि आर्टिकल 359 में अगर एनफोर्समेंट सस्पेंड होता है तो वो भी शॉर्टर पीरियड के लिए हो सकता है एज पर द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। आर्टिकल 358 सारी कंट्री में एक्सटेंड करता है, जबकि आर्टिकल 359 सारी कंट्री में भी एक्सटेंड कर सकता है या उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट में भी अप्लाई किया जा सकता है। आइए अब ब्रीफ में देख लेते हैं नेशनल इमरजेंसी कब कब डिक्लेयर की गई है। नेशनल इमरजेंसी को 3 टाइम्स डिक्लेयर किया गया है, 1962, 1971 एंड 1975। 1962 में इसको डिक्लेयर किया गया था ऑन अकाउंट ऑफ चाइनीज़ एग्रेशन और ये रही थी इन फोर्स टिल जनवरी 1968। सेकेंड टाइम प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वॉज मेड इन December 1971 ऑन अकाउंट ऑफ पाकिस्तान वॉर।
और इसी इमरजेंसी के दौरान थर्ड प्रोक्लेमेशन की गई थी नेशनल इमरजेंसी की इन जून 1975। सेकंड और थर्ड दोनों प्रोक्लेमेशन एक साथ रिवोक की गई थी इन मार्च 1977। 1962 और 1971 की प्रोक्लेमेशंस बेस्ड थी ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, वहीं थर्ड प्रोक्लेमेशन बेस्ड थी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी प्रोविजंस। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे क्या होता है प्रेसिडेंट रूल और क्या होते हैं उसके कंसिक्वेंसेस। साथ ही हम जानेंगे नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल यानी कि आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356 में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ की हम फ्री क्वेश्चन बैंक और फ्री पीडीएफ देते हैं। थैंक यू।